हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करूँगा ड्राइंग फंडामेंटल्स के ऊपर कि क्यों ड्राइंग फंडामेंटल्स इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो उसके ऊपर मैं बात करूँगा कि देखो, कि फंडामेंटल्स क्या है कि ये एक ऐसा वर्ड है फंडामेंटल्स कि इससे ये एक मैजिकल वर्ड है फंडामेंटल्स कि इसको ना आप रट्टा मार लो या आप याद रख लो या बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में डाल लो ये वर्ड। क्योंकि क्या है कि ये एक मैजिकल वर्ड है फंडामेंटल की अगर आप इसको समझ गए और इसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो तब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है जब आप जब आप फंडामेंटली स्ट्रांग होते हो तब वही असली स्ट्रेंथ आपको देगी कि किसी भी चीज़ में किसी भी काम में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको फंडामेंटल्स ही देगा कि एक बार आपने उसका फंडामेंटल्स को पकड़ लिया और उसके अकॉर्डिंग जब आप काम करोगे तो जो क्योंकि वही मेन चीज़ है कि उसके अलावा कोई ज़रूरी चीज़ कि उसके अलावा कोई भी चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है सीखनी कि सारी चीज़ उसमें आ जाती है कि ड्राइंग फंडामेंटल्स है जैसे लाइंस है, एंगल्स है, प्रोपोर्शन है। अब जितना मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊँ कि जितना भी मेरे प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस रहा है आर्ट का, तो उसको मैं दो चीज़ में कवर करना चाहूँ कि अगर आपको ड्राइंग सीखना हो और इसमें से एक चीज़ के ऊपर तो मैं अभी अभी कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूँ, तो ये फ्रेश एक्सपीरियंस रहेगा मेरा कि दो चीज़ें के ऊपर काम करना है, एक प्रोपोर्शन और दूसरा वैल्यूज़। ये दोनों ड्राइंग के फंडामेंटल्स है। अगर ये दोनों चीज़ आपको आ गई ड्राइंग में तब आप कोई भी चीज़ को आराम से बना पाओगे। सिर्फ यही दोनों चीज़ आपको सीखनी है, एक प्रोपोर्शन और दूसरा वैल्यूज़। और इसमें बात क्या है कि मेन प्रॉब्लम क्या आती है फंडामेंटल सीखने को कि मोस्टली लोग फंडामेंटल्स को ही इग्नोर करते हैं कि हम सबको बहुत फैंसी चीज़ें चाहिए कि ये टेक्निक, वो मेथड, रीली मेथड, लूमिस मेथड। तो वो जो फैंसी चीज़ें होती है सुनने में अच्छी लगती है और बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो वो चीज़ें हमें करने में अच्छा लगता है। वो चीज़ सुनकर लगता है वाह कुछ अलग होगा इसमें, कि ये सीख के हमारी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता, कि ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग जब आप काम करोगे तभी आपको बहुत ज़्यादा एक तो स्ट्रेंथ आएगी आपके काम में और उसी से ही आपको फास्ट इम्प्रूवमेंट भी मिलेगी। क्योंकि वही चीज़ है ज़रूरी है, सिर्फ फंडामेंटल्स ही ज़रूरी है सीखने को। बाकी क्योंकि फंडामेंटल्स में ही एडवांस छुपा हुआ होता है कि अगर आपको एडवांस चीज़ें भी सीखनी है, कोई भी जैसे कि एनाटॉमी हो या फिर आगे चल के कलर कॉम्बिनेशन हो, कलर एस्थेटिक हो, या फिर जो पोर्ट्रेट हम ड्रॉ करते हैं उसमें जो लाइकनेस है वो लानी हो, तो वो सारी चीज़ें फंडामेंटल से ही आएगी जब आप उसको समझोगे। फंडामेंटल्स यानी जनरल चीज़ें कि जनरल होती है कि वो सारे इंसान के लिए लागू होती है, ऐसी चीज़ होती है फंडामेंटल। कि जैसे ड्राइंग फंडामेंटल्स है, लाइंस, एंगल्स, कर्व्स, वैल्यूज़, तो ये सारी चीज़ सभी लोगों के लिए लागू होती है। कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुझे ही प्रैक्टिस करनी है या फिर कोई दूसरा पर्सन है जो मंडाला करता है तो उसी को करनी है, कोई रफ स्केचिंग करता है तो उसको नहीं करनी। तो ऐसा नहीं है, ये सभी को फॉलो करना होता है ड्राइंग फंडामेंटल्स। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो ड्राइंग फंडामेंटल्स है ये ड्राइंग की ABCD जैसा है। कि जैसे हम छोटे
हम छोटे थे तब कैसे हम ABCD सीखते थे, तो उसी की वजह से हम फिर ABCD के साथ लाइंस, उसके साथ वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ, तो वो तभी हम बना पाएंगे जब हमारा ABCD स्ट्रॉन्ग होगा। तभी हम आगे चल के पोएट्री और ये जो कम्युनिकेशन भी मैं कर रहा हूँ, तो वो ABCD और वो सारी चीज़ें मुझे पता है, इसीलिए मैं कर पा रहा हूँ। तो वैसे ही सेम वो चीज़ ड्राइंग में भी लागू होती है कि जो ड्राइंग फंडामेंटल्स है, जो ये लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शन, तो ये सारे ड्राइंग के ABCD हैं। ये अगर हमें नहीं आते, इसको हम फॉलो नहीं करते, तब हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारा ड्राइंग में वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। कि जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो नहीं बनेगा, जो अच्छा ड्राइंग है वो नहीं बनेगा फिर। तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्राइंग फंडामेंटल्स। और क्योंकि क्या है कि इंडिया में उतनी अवेयरनेस नहीं है ड्राइंग फंडामेंटल्स के बारे में, क्योंकि हमारे इंडिया में उतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया है पहले से आर्ट के फील्ड के ऊपर। कि जितनी अवेयरनेस जो डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लोग जो बनते हैं, उनकी जितनी फील्ड की जितनी अवेयरनेस और मार्केटिंग हुई है, उतनी हमारे फील्ड की नहीं हुई है। और इसी वजह से वो फिर हमें उस चीज़ों का नॉलेज ही नहीं है कि हमें ड्राइंग फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो उस चीज़ की अवेयरनेस ना होने के कारण ही हम सभी आर्ट लवर्स इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हमारे स्किल्स में। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर काम करना इम्पोर्टेंट है, ड्राइंग फंडामेंटल्स के ऊपर। अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पूरे ड्राइंग फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। तो पहली चीज़ क्या आती है ड्राइंग फंडामेंटल्स में? तो पहली चीज़ है लाइंस। कि कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं उसकी शुरुआत लाइन। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें शेयर करूँगा। एक पूरा टेक्निकल पर्सपेक्टिव, कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शेयर करूँगा कि वहाँ पे जहाँ पे हमारा हाथ चलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा प्योरली साइकोलॉजिकल, कि हमारी सोच के रिलेटेड। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स मैं कवर करूँगा। तो पहला चीज़ है लाइंस। तो ये टेक्निकल पार्ट में आ गया। तो पहला कि लाइंस, कि पहले तो हमें लाइंस को समझना है कि किसी भी चीज़ों को कोई भी चीज़ को बनाने की शुरुआत लाइन से होती है। कि पहले हम चीज़ों को स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, तभी वो चीज़ एक पेपर के ऊपर बन के वो आती है, वो हमें दिखती है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ की शुरुआत बनाने की लाइन से होती है। तो पहले हमें लाइन की क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है कि लाइन की थिकनेस कितनी है, वो ज़्यादा बड़ी है या छोटी है, स्ट्रोक्स यानी कितने बड़े या छोटे हैं, और उसके बाद प्रेशर कितना हमें दिया है, ज़्यादा प्रेशर से हमने लाइन बनाई है या कम प्रेशर से लाइन बनाई है, वो चीज़। और लाइन कितनी, स्ट्रोक्स कितने डार्क है और लाइट है, कि लाइट स्ट्रोक्स है या फिर डार्क स्ट्रोक्स है, वो सारी चीज़ें। और स्ट्रेट बना है कि नहीं, कि अगर मुझे कोई स्ट्रेट लाइन बनाना है तो वो स्ट्रेट दिख रही है कि नहीं, तो वो चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ कि वो कॉन्फिडेंस से हमने बनाई है कि नहीं, कि लाइंस जब हम बना रहे हैं ऐसे धीरे धीरे से बना रहे हैं, या फिर एक ही बार में कॉन्फिडेंस स्ट्रोक हम दे रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आ गई लाइन क्वालिटी में, कि प्रेशर कितना देना है, लाइन की थिकनेस कितनी होगी, ज़्यादा थिक होगी या कम थिक होगी, और जो प्रेशर है वो कितना देना है, ज़्यादा प्रेशर देना है, कम प्रेशर देना है, लाइन को लाइट बनाना है कि डार्क बनाना है, कॉन्फिडेंस से बनाना है, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, बड़ी लाइन बनानी है, छोटे स्ट्रोक्स देने हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइन की क्वालिटी में आती है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है कि हमें माइंडसेट के ऊपर काम करना है। कि ये तो चलो लाइन तो मैंने बोल दिया है टेक्निकल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उससे पहले जो एक चीज़ है वो है
साइकोलॉजिकली हमें चीज़ों को समझना है, कि माइंडसेट के लेवल पे हमें चीज़ों को समझना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा माइंडसेट कैसा है, हम क्या सोच के किसी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि इससे इम्पोर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। कि अगर ये ही हमें नहीं पता है तो फिर आगे की सारी प्रैक्टिस हमारी बेकार है। क्योंकि ड्राइंग फंडामेंटल्स अगर पता ही नहीं है यहाँ पे माइंड पे, तो फिर हम उसको प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे? तो वो तो फिर अंधाधुन प्रैक्टिस हो गई ना। तो इसीलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडसेट। ये हमें चीज़ों को यहाँ पे दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, कि हम कैसे देख रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। ये दोनों चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है सोचते वक्त। कि जब भी हम कुछ ड्रॉ करेंगे तब ये दोनों चीज़ होगी। कि पहला, कि हम क्या देख रहे हैं, कौन सी चीज़ पे हमारी आँखें फोकस्ड हैं। जैसे यहाँ पे भी मुझे चेयर्स दिख रही है ये दो, तो कौन सी चेयर पे मेरा फोकस है, ये फोकस है या ये फोकस है? ये ड्रॉ करना है मुझे, ये या फिर ये ड्रॉ करना है? इसको ड्रॉ करना है तो इसको कितना लंबा खींचना है, कितना यहाँ से छोटा है, कितना यहाँ से छोटा है, कितना यहाँ से बड़ा है। तो वो चीज़ मैं पहले देखूँगा। और यहाँ पे कितना डार्क है, यहाँ पे कितना लाइट है, तो वो सारी चीज़ मैं पहले देखूँगा। और दूसरी चीज़ मैं सोचूंगा, क्या सोचूंगा कि यहाँ पे ज़्यादा डार्क देना है या यहाँ पे ज़्यादा डार्क देना है, या यहाँ पे ज़्यादा डार्क देना है, या ऊपर के साइड में लाइट देना है, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को चेंज करके यहाँ पे लाइट दूँ। दोनों चीज़ से हम कुछ भी चीज़ ड्रॉ करेंगे। ये दोनों चीज़ आएगी ही आएगी जब भी हम कुछ भी ड्रॉ करते हो और किसी भी लेवल पे ड्रॉ करते हो। तो ये दोनों चीज़ों पे हमें फोकस करना है। ये चीज़ है कि हम क्या हम क्या देख रहे हैं और दूसरा हम क्या सोच रहे हैं। क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ में लाइटनेस लानी है, कि मान लो मैं यहाँ पे ये दो चेयर को ड्रॉ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ का इक्वली इम्पोर्टेंस है। क्योंकि क्या है, अगर इसको मैं सेम एज इट इज़ ड्रॉ करूँगा तो वो लाइटनेस नहीं आएगी फिर, कि ये फिर एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जैसा ही दिखेगा, इसमें फिर कुछ वो आर्टिस्टिक फील नहीं आएगा। तो इसीलिए वो जो आर्टिस्टिक फील लाने के लिए हमें हमारा सोच को वहाँ पे इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है। कि हम क्या सोच के उस चीज़ को बना रहे हैं, कि हमें चीज़ों को यहाँ पे चेंज करना होता है। अगर हम आर्टिस्टिक वे में बनाना है इन दोनों चेयर्स को, तो हमें पहले हमारी सोच पे काम करना है। कि हमें यहाँ पे चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। कि जो ड्रामा है हमें वो लाना पड़ेगा हमारे ड्राइंग में, कि जो ड्रामेटिकल लाइटिंग होती है या फिर इवन प्रोपोर्शन, तो वो चीज़ हमें लानी पड़ेगी यहाँ पे। तभी वो एक आर्ट कहलाएगा। कि आर्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि ड्राइंग या पेंटिंग में ही सीमित है, कि हमने कुछ बना दिया, कुछ भी हमने बना दिया तो उसको हमने आर्ट बोल दिया। तो ये कुछ ऐसा नहीं है। आर्ट आर्ट तो सभी चीज़ों में है। कि मेनली आर्ट इंसानों से ही आता है। कि हमारा जो ये इम्परफेक्शन का नेचर है, जो हम इम्परफेक्ट है, वही से जो ब्यूटी है आर्ट की, वही में वो आर्ट की ब्यूटी है। इम्परफेक्शन से ही आर्ट निकलता है। कि जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हमारे पास है, कि यहाँ पे थोड़ा मैं स्पिरिचुअल बात करूँगा, तो कि हम इन्फो कि हम सभी की पॉसिबिलिटीज़ है वो इनफाइनाइट है, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कि मैं जैसे अभी यहाँ पे रात को 12 बजे हैं तभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, इम्परफेक्शन ही हुआ ना। कि इतनी लेट तो कौन वीडियो बनाता है। लेकिन फिर भी जो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, जैसे मैं बहुत सारी मिस्टेक करूँगा मुझे पता ही है, तो फिर भी लेकिन मैं बना रहा हूँ।
तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कि इवन रात के अभी 12 बजने वाले हैं तब भी मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ रात को, आधे घंटे या 1 घंटे का वीडियो यहाँ पे, वो भी पहली बार ठंड में। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है कि हम चाहे, मैं चाहूँ तो रात को 1 बजे या रात को 2 बजे या रात को 3 बजे या सुबह के 4 बजे 5 बजे या 6 बजे भी उठकर यहाँ पे ऐसा ही सेम वीडियो बना पाऊँगा। तो ये मेरी चॉइस है और ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं जब चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ, जब चाहूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे भी वीडियो में मैं जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ, जिस टॉपिक पे चाहूँ वो बोल सकता हूँ। तो ये सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अगर हम उसमें परफेक्शन को ठुसा दें कि परफेक्ट चीज़ों को ठुसा दें कि नहीं, मुझे तो परफेक्ट टाइमिंग चाहिए ये वीडियो बनाने के लिए, परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए ये वीडियो बनाने के लिए, परफेक्ट लाइटिंग चाहिए ये वीडियो बनाने के लिए, परफेक्ट जो वॉइस का वो क्या बोलते हैं माइक आता है वो चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं अभी बिना माइक के बोल रहा हूँ, तो वो चाहिए मुझे। और ऑडियो क्वालिटी तो मतलब माइक की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें। अगर मैं यही सोच के चीज़ों को ना करूँ कि मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो फिर मैं क्यों करूँ इस चीज़ को, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी हमें एक्चुअल में। जबकि वहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम आएगी इसके बजाय कि हम सीधा कुछ भी ना देख के इसको स्टार्ट कर दे, यहाँ पे जैसे कंटेंट बनाना है यहाँ पे स्टार्ट कर दे। तो ऐसे ही इम्परफेक्शन में ही आर्ट है, इम्परफेक्शन में ही ब्यूटी है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि वो गलतियाँ करते रहता है। एक मैंने स्वामी विवेकानंद जी की बुक पढ़ी थी, अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो वो उसमें भी लिखा है कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ट्रीज़ है, स्टोन्स है, तो वो सारे लोग वो सारी चीज़ें परफेक्ट ही है कि वो कोई गलती नहीं करते। ब्रिक्स है वो कोई गलती नहीं करते, और हम जो इंसान हैं वो गलती करते हैं। लेकिन स्वामी जी ने उसमें ऐसा मेंशन किया है कि तब भी जो यहाँ पे जो ग्लोरी जो ये महानता है वो इंसान को ही दर्शाया है कि कोई इंसान महान है, कोई पत्थर महान है या फिर कोई पेड़ महान है, ऐसा नहीं दर्शाया है। सिर्फ इंसान महान रहे हैं हमारे पास के हिस्ट्री में, जैसे रामायण है, महाभारत है, तो वो महान लोग रहे हैं। ना कि ऐसा कोई किसी का मेंशन है कि महान वो पेड़ है, वो पत्थर महान है, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। भले वो परफेक्ट है तो भी, और हम इम्परफेक्ट है तो भी। तो ये डिफरेंस देखो आप। तो ये समझो कि इम्परफेक्शन में ही आर्ट है, इम्परफेक्शन में ही ब्यूटी है, वो रियल ब्यूटी। वो कि ये सच जानना कि हम इम्परफेक्ट हैं, सारी चीज़ें हम परफेक्ट नहीं कर सकते, तो वो आर्ट है। लेकिन इसके लिए हमें ये नहीं करना है कि हमें परफेक्शन के पीछे भागना ही नहीं है। हाँ, हमारे काम को हम जितना वो चाहे इम्प्रूवमेंट, हमें वो कांस्टेंट ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो वो हमें चाहिए होता है इम्प्रूवमेंट के लिए हमें हर समय हमारे लाइफ टाइम स्ट्रगल करना पड़ता है। तो लेकिन वहाँ पे ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि वो चीज़ परफेक्ट हो ही नहीं सकती, कि हम हर वक्त परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होगा, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। ये दोनों चीज़ें एक साथ रहनी चाहिए। तो यही चीज़ है। तो ऐसा माइंड पे हमें काम करना है, इतने लेवल पे हमें माइंड पे काम करना है। तो माइंडसेट पे ये काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है, पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारे माइंड से ही ये सबसे पावरफुल हमारे पास टूल है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है।
तो इसीलिए ये दोनों चीज़ जो मैंने कही, ये इसमें से ये पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम क्या सोच के किसी चीज़ को बना रहे हैं, और क्या देख रहे हैं वो तो बाद में आएगा, मतलब वो पहले आता है, पहले हम देखते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी हमें देखनी है कि हम क्या सोच के उस चीज़ को बना रहे हैं, वो भी आता है। तो ये सारी साइकोलॉजी चीज़ में आ गई, ये भी ड्राइंग फंडामेंटल्स के अंदर ही आ गए कि उसी से हमारे काम में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। जो हम ड्राइंग करेंगे, स्केचिंग करेंगे, उसमें इसी माइंडसेट के कारण वो इम्प्रूवमेंट आएगी, वरना आएगी ही नहीं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी इम्पॉर्टेंट है, और कि माइंडसेट के ऊपर हमें पहले काम करना है कि माइंडसेट पे हमें पहले काम करना है कि हम क्या सोच के किसी चीज़ को बना रहे हैं, इसके ऊपर हमें सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है ऑब्जर्वेशन, कि क्या हम देख रहे हैं, वो चीज़ें मैटर करती हैं। ऑब्ज़र्व करके उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या पॉइंटर्स हमने निकाले कि जो कॉज एंड इफ़ेक्ट है, तो वो उसको कैसे हम हमारे फेवर में यूज़ करके उससे हम हमारे सिचुएशन है उसका बेस्ट प्रैक्टिस में हम बेस्ट आउटपुट हमारा दे सकें, बेस्ट इनपुट का वे जानकर बेस्ट आउटपुट दे सकें, मैक्सिमम आउटपुट हम दे सकें। तो ये जानना इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद आता है, हाँ, अब इसके बाद हम टेक्निकल चीज़ों पे आएंगे। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल चीज़ें जो हमें सोचनी है। ये अब टेक्निकल पे आते हैं। लाइन के बारे में मैंने बोल दिया पहला कि, और एक चीज़ की माइंडसेट और हाथ दोनों एक साथ चलने चाहिए, कि दोनों का यूज़, दोनों का इक्वली इम्पोर्टेंस है, कि जितना हम यहाँ पे काम करते हैं उतना हम यहाँ से भी हमें काम करना है। मतलब क्या कि जितना हम सोच रहे हैं किसी चीज़ों के बारे में कि इसको ऐसे बनाना है, इसको डार्क बनाना है, इसको लाइट बनाना है, तो उतना हमारे हाथों को भी वो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ मुझे इसको डार्क बनाना है, तो हाथ से उसको बनाओ डार्क। अगर मैं सोच रहा हूँ मुझे लाइट बनाना है, तो उसको लाइट हाथों से बनाओ। इस पार्ट को छोड़ देना है, इसको करना है, तो वो करो पहले, और उसको छोड़ो पहले हाथ से। तो ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कि एक टूल का कंट्रोल होना, और दूसरा कि बेसिक का नॉलेज होना। ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब लाइन के बाद आता है, मैं दो ही चीज़ें चलो इस वीडियो में बात करूँगा। पहला प्रोपोर्शन और दूसरा वैल्यूज़। कि जितनी भी चीज़ अभी तक मैंने सीखी है, जो भी ये 4 साल से मैं अभी सीखता आ रहा हूँ आर्ट में, तो उसमें ये दो चीज़ मुझे मेन लगी है। मतलब अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इस चीज़ों को, तो और जनरली आपको कहूँ तो, कि एक प्रोपोर्शन और दूसरा वैल्यूज़, बस इन दोनों चीज़ पे ही हमें काम करना है। और आपका मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है ड्राइंग के रिलेटेड, जो अच्छा ड्राइंग नहीं बनता, तो वो मैक्सिमम आपका सॉल्व इसी दोनों चीज़ के वजह से आपका सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, कि सिर्फ इसी दोनों चीज़ों पे हमें काम करना है, एक प्रोपोर्शन और दूसरा वैल्यूज़। अब प्रोपोर्शन के लिए हम लाइंस यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइंस। तो लाइंस के बारे में सारी बातें मैंने बता दी। अब दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है डिस्टेंस, कि डिस्टेंस प्रोपोर्शन गैस करने के लिए, कि लाइंस स्ट्रेट लाइन की वो सबसे इजी तरीका है वो प्रोपोर्शन चेक करने का, प्रोपोर्शन गैस करने का, क्योंकि वो इजीली जज हो जाता है, वो सबसे इजी तरीका है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में बनाओ और एक कर्व बनाओ, तो कर्व उतना ज़्यादा हम गेस नहीं कर पाएंगे कि उसकी साइज़ और विड्थ और वो सारी चीज़ें, एज़ कम्पेयर टू वो जो स्ट्रेट लाइन में जब हम बनाएंगे तब, क्योंकि वो उसकी जो लेंथ और ब्रेथ, वो डिस्टेंस को गैस करना सबसे इजी रहता है, सबसे इजी टास्क है। तो वो हम कर्व्स में वो मेजर नहीं कर पाते, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हैं।
वो, और दूसरा कंपैरेटिव मेजरमेंट की एक के कंपैरिजन में दूसरी चीज़ कितनी कितनी लंबी या छोटी है। मान लो जैसे ये लाइन है, यहाँ पे मेरा फेस है, पोर्ट्रेट है, तो ये लाइन यहाँ पे सबसे लंबी जाएगी ऐसे, और दूसरी तरफ यहाँ पे इतनी छोटी बनेगी। तो ये लाइन छोटी है इस लंबी लाइन के कंपैरिजन। तो ऐसे हम कंपेयर कर करके उस चीज़ों को बना पाएंगे कि हमें पता है कि पूरे फेस में ये सारी लाइन सबसे बड़ी आएंगी, ये सारी लाइन सबसे बड़ी होंगी, और ये छोटी होंगी, ये छोटा होगा, आँख छोटी होगी। तो वो कंपेयर कर करके ही हमें पता चलेगा। तो ये आता है कंपैरेटिव मेजरमेंट में। अब दूसरी चीज़ कि डिस्टेंस कितना है कि मान लो मैं, और ये डिस्टेंस और साइज से इंटर रिलेटेड है कि मान लो इतना इतना डिस्टेंस है, यहाँ से मेरी मूंछ की स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे गाल की एंड तक इतना डिस्टेंस है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से आईब्रो की लाइन से ये आइस के ऊपर की लाइन तक कितना डिस्टेंस है, इतना, और यहाँ हेयर की लाइन से आईब्रो की लाइन तक कितना डिस्टेंस है। तो ये सारे डिस्टेंस आपको मेजर करना है, और ये साइज़ में भी आ जाता है कि इसकी इसकी जो साइज़ है वो बड़ी है, इस लाइन की साइज़ बड़ी है, बड़ी छोटी। तो ऐसे हम साइज़ की भी मेजर कर सकते हैं। और साइज़ को और एक तरीके से हम मेजर कर सकते हैं कि ओवरऑल और दूसरा स्पेसिफिक, यही दोनों साइज़। देखो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद आ रही है कि देखो, हमें कोई भी चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं, सभी चीज़ों में ऑब्जर्वेशन लगती है। कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी, इवन ब्रश करते हैं या फिर नहाते धोते हैं, तो सारी चीज़ों में ऑब्जर्वेशन लगती ही है। तो हमें दो तरीके से ऑब्ज़र्व करना चाहिए, पहला ओवरऑल और दूसरा स्पेसिफिक। इन दोनों चीज़ों में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि 27 मिनट हो गए हैं, और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा वीडियो, क्योंकि पहला वीडियो है मेरा ऐसा, और मुझे थोड़ी ठंड ज़्यादा लग रही है, और बहाना ही मार रहा हूँ वैसे तो वीडियो ना शूट करने का। तो कोई बात नहीं, पहला दिन था और 28 मिनट होने वाले हैं, और पहला दिन था, इसीलिए चलो मैं भी ये मानता हूँ कि पहला दिन था, इसलिए अच्छा किया है उसके कंपैरिजन में पहले दिन से। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कैसे मैं जो एक एक मिनट के रील होते हैं, 30-30 सेकंड के रील, उससे उठकर मैं लॉन्ग फॉर्म में भी मैं प्रैक्टिस मेरी जारी रहे, और उसको भी मैं समझूँ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को, कि हाफ एन आवर तक प्रैक्टिस और 1-3 आवर का क्लास एक साथ एक टेक में कैसे मैं ले सकूँ, तो उस बारे में। तो चलो 2 मिनट और ज़्यादा कर ही लेते हैं, आधे घंटे तक। तो थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ चीज़ों को कि लास्ट में हमने क्या देखा था। कि लास्ट में हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की कि ये चीज़ आप को जाननी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑब्जर्वेशन की दो तरीके से हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए, पहला ओवरऑल और दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी बजे हैं रात के 12:12 और मैं शूट कर रहा हूँ, ये पहला मेरा लॉन्ग फॉर्म का वीडियो। वैसे इससे पहले किया है, लेकिन जो सीरियसली मुझे करना चाहिए वो मैंने अभी तक नहीं किया है, और वैसे इसमें भी नहीं किया है। ये रॉ प्रैक्टिस है वैसे मेरी। तो कोई बात नहीं, पहला वीडियो था, अच्छा किया है मैंने, गुड जॉब ही। खुद की तारीफ़ भी करनी चाहिए, ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ मेरा पहला वीडियो, जिसका टॉपिक था ड्राइंग फंडामेंटल्स। अब दूसरे पार्ट के ऊपर हम जल्दी बात करेंगे।
कि जिसमें मैं और डीप में जाऊँगा ऑब्जर्वेशन के ऊपर, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये इसने मुझे बहुत हेल्प की है मेरी आर्ट स्किल को ग्रो करने में और मुझे भी पर्सनली ग्रो करने में। ऑब्जर्वेशन के बारे में जो भी मैंने जाना और समझा है उसके, तो वो चीज़ मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूँगा। तो ठीक है गाइस, मैं लीव लेता हूँ और चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और थैंक यू।